हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सुरभि और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सुरभि साइंस हब। इसमें हम बात करेंगे अबाउट फोटोसिंथेसिस की। फोटोसिंथेसिस जो होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि उससे हमें या प्लांट्स को हेल्प मिलती है खाना बनाने में। और नेचुरल सी बात है, जब प्लांट्स खाना बनाएंगे, फ्रूट्स बनाएंगे, तो वेजिटेबल्स, फ्रूट्स हमें खाना बनाने में हेल्प करेंगे, isn't it? तो इसलिए हम भी डिपेंडेंट हैं। वी आर हेटेरोट्रॉप्स और प्लांट्स हो गए ऑटोट्रॉप्स बिकॉज दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड। सो हम बात कर रहे थे फोटोसिंथेसिस जरूरी है क्योंकि ये फूड बनाने के काम में आता है फॉर द प्लांट, और इसके अलावा ऑक्सीजन भी रिलीज होती है इसके अंदर, तो इसलिए ये दो कारण बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। लेकिन शुरू करने से पहले कुछ आती हैं प्रॉब्लम्स, और वो होते हैं एक्सपेरिमेंट्स, जिनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि ये एक्सपेरिमेंट किसने किया था, उसका नाम बताइए। तो ये सारे वो लोग हैं जो इस फोटोसिंथेसिस के एक्सपेरिमेंट से जुड़े हुए हैं। तो हम एक के बाद एक सबको लेते हैं। सबसे पहले हम आते हैं जोसेफ पेरेस्टले पे। सबसे पहला एक्सपेरिमेंट जोसेफ पेरेस्टले का था। अगर आपको याद हो तो उन्होंने एक बेल जार लिया था, उसके अंदर उन्होंने रखी एक कैंडल और एक माउस, और थोड़े टाइम बाद क्या हुआ, कैंडल बुझ गई, माउस की डेथ हो गई। फिर उन्होंने क्या किया, एक प्लांट को रखा साथ में कैंडल और माउस के, और उन्होंने देखा वो दोनों चल रहे थे, यानी कैंडल भी चल रही थी और माउस भी जिंदा था। एक एक्साइज एक्सपेरिमेंट हमने अपने शॉर्ट्स में भी किया है, जिसमें मैंने कैंडल को रखा है और कैंडल तो बुझ गई थोड़ी देर बाद, लेकिन जब मैंने प्लांट को रखा कैंडल के साथ तो कैंडल बहुत देर तक जलती रही, जब तक मैंने प्लांट को वहां से हटा ना दिया। आप चाहे तो मेरे इसी चैनल के शॉर्ट्स पे जाके वो देख सकते हैं एक्सपेरिमेंट। सो पेरेस्टले ने बोला कि भाई एयर की उन्होंने बात की, उन्होंने ऑक्सीजन की बात नहीं की। उन्होंने कहा ये एयर है विच एक्सहेल्ड बाय एनिमल्स ड्यूरिंग ब्रीथिंग and that could be converted into pure air by plants. उन्होंने बोला कि प्लांट जो होते हैं वो रिस्टोर कर सकते हैं एयर, वॉट एवर ब्रीदिंग एनिमल्स एंड बर्निंग कैंडल्स रिमूव, यानी जितनी भी आप हटा दोगे हवा, वो सारी हवा कौन भर सकता है, प्लांट्स भर सकते हैं। अभी सिर्फ एयर की बात हो रही है। उसके बाद आए जेन एंगन हाउस। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि सनलाइट जरूरी है प्लांट प्रोसेस पे। वो उन्होंने कैसे किया, एक प्लांट को उठा के पहले डार्क में रखा और फिर रखा उसको लाइट में, और उन्होंने देखा कि हाँ, सनलाइट इज एसेंशियल फॉर द प्लांट प्रोसेस, जो कि किसी तरह प्यूरिफाई कर देता है फाउल लेयर को बाय बर्निंग कैंडल्स और ब्रीथिंग एनिमल्स। यानी जो हवा हम गंदी कर देते हैं, उनके हिसाब से वो चीज सनलाइट से ठीक हो सकती है। और इसके अलावा उन्होंने क्या किया कि प्लांट को एक बार तो ब्राइट लाइट में रखा और एक बार रखा उन्होंने डार्क में, और उन्होंने देखा कि जब ब्राइट लाइट थी, ये वो कर रहे थे एक्वेटिक प्लांट के साथ, तो ब्राइट लाइट में उन्होंने स्मॉल बबल्स बनते हुए देखे अराउंड द ग्रीन पार्ट, और उन्होंने कहा कि जो बबल्स है, आगे चल के उन्होंने बताया कि जो बबल्स है ये क्या है, ऑक्सीजन। सो इन्होंने बताया कि सनलाइट इज एसेंशियल फॉर द प्लांट प्रोसेस, और सिर्फ ग्रीन पार्ट जो होता है दैट कैन रिलीज ऑक्सीजन। थर्ड पे आते हैं हम जूलियस वॉन सेश पे, और इन्होंने कहा कि ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। अब आप देख रहे हैं धीरे धीरे करके सब लोग फोटोसिंथेसिस के एक एक पार्ट को खोल रहे हैं। सो लेट्स सी जूलियस ने क्या कहा। ग्रीन पिगमेंट which is chlorophyll and which is present in chloroplast, जिसको हम अब जानते हैं। और इसके अलावा अगर हम आगे देखें तो आगे के एक्सपेरिमेंट्स में जैसे एंगलमैन का था, उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्लेडोफोरा यानी ग्रीन एल्गा था उसको लेके, और एरोबिक बैक्टीरिया, एरोबिक कौन होते हैं, जो ऑक्सीजन यूज करते हैं, और एनारोबिक जो ऑक्सीजन यूज नहीं करते। सो एरोबिक बैक्टीरिया के अंदर जो उसका सस्पेंशन था, जो लिक्विड था, उसमें उन्होंने इसको ग्रो किया, और उन्होंने एक लाइट को जो था उसको एक प्रिज्म के थ्रू उसमें पास किया। अब आप जानते हैं कि जब लाइट को हम प्रिज्म के थ्रू पास करते हैं, तब लाइट जो होती है वो अपना स्पेक्ट्रम दिखाती है, यानी वो स्प्लिट हो जाती है। और इन्होंने देखा कि जो बैक्टीरिया थे वो कहाँ इकट्ठे हो रहे थे, जहाँ ब्लू और रेड लाइट स्प्लिट हो रही थी, यानी जहाँ पे वो ज्यादा दिख रही थी। इसका मतलब उन्होंने कहा कि जो रेड एंड ब्लू रीजन्स होते हैं विजिबल स्पेक्ट्रम के,
दे आर मोर इफेक्टिव फॉर फोटोसिंथेसिस, जिन्हें अब हम जानते हैं एज क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। जैसे कॉर्नेलियस ने भी किया था, उन्होंने कहा था कि फोटोसिंथेसिस एक लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है और यहाँ पे हाइड्रोजन रिड्यूस होती है टू कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट, यानी हाइड्रोजन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट बना देती है। अगर इन सारी चीजों की माने तो हमारे पास इक्वेशन आती है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और लाइट के फॉर्म में बन जाता है क्या, कार्बोहाइड्रेट, और फिर ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है। ये हम बचपन से पढ़ते आए हैं। अब ये है हमारी इक्वेशंस जो फोटोसिंथेसिस में आती हैं। सबसे पहली है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लाइट के प्रेजेंस में जो CH2O है, ये यहाँ पे क्या है, दिस इज योर कार्बोहाइड्रेट, और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट डेफिनेशन जो नेक्स्ट इक्वेशन है वो इस तरह की क्यों है, क्योंकि कई जगह पे क्या होता है, जो ग्रीन प्लांट्स वैसे तो वाटर ही होता है जो हाइड्रोजन डोनर होता है और वो ऑक्सीडाइज होता है टू ऑक्सीजन, लेकिन कई जगह पे ऑक्सीजन रिलीज नहीं होती फोटोसिंथेसिस में, तब यहाँ पे H2S काम में आता है और वो बनता है हाइड्रोजन डोनर, जैसे पर्पल और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में। और फिर ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट जो बना वो होता है सल्फर या सल्फेट, इट डिपेंड्स अपॉन द ऑर्गेनिज्म एंड नॉट ऑक्सीजन। तो यहाँ पे अगर आप सेकेंड इक्वेशन देखें तो यहाँ ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं हुई है। अब जो फाइनल है, ऑक्सीजन रिलीज होती है फ्रॉम वाटर एंड दिस वाज प्रूव्ड बाय रेडियो आइसोटोप टेक्निक्स इसके अंदर यूज की गई थी। तो जो हमारी फाइनल इक्वेशन है ये थर्ड वाली, यानी 6CO2 + 12 वाटर के मॉलिक्यूल्स और वो बनाएंगे ये ग्लूकोज C6H12O6 और वाटर और ऑक्सीजन रिलीज हो रही है नॉर्मली। अब हम बात करते हैं किसी और चीज की और वो है हमारा क्लोरोप्लास्ट। अब ये क्लोरोप्लास्ट जो होता है हम जानते हैं इसी में तो सब कुछ होता है, फोटोसिंथेसिस के पिगमेंट्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, फोटोसिंथेसिस इसके अंदर होता है। क्लोरोप्लास्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट और ये कहाँ मिलता है हमें मीजोफिल सेल्स में इन द लीव्स। और बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट होते हैं, वो कुछ इस तरह से अरेंज होते हैं कि उनको ज्यादा से ज्यादा लाइट मिल सके। अब क्लोरोप्लास्ट का ये डायग्राम तो आपको आता ही होगा, इसमें एक स्ट्रोमा होता है, थाइलेकोइड्स होते हैं और ग्रेना होता है। ये तीन चीजें तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब फोटोसिंथेसिस यहाँ से जो चैप्टर है ना अपना, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, लेकिन थोड़ा सा, बहुत नहीं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। अब हम मेन फोटोसिंथेसिस पे आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले मेम्ब्रेन जो इन्वॉल्व है वो ट्रैप करेगी लाइट एनर्जी एंड प्रोड्यूस ATP एंड NADPH। और स्ट्रोमा वो शुगर सिंथेसिस करेगा और स्टार्च, वहां ये काम चलेगा स्ट्रोमा के अंदर। सो अब अपन स्टार्ट करते हैं अपना मेन फोटोसिंथेसिस, लाइट रिएक्शन एंड द डार्क रिएक्शन। अब जो फोटोसिंथेसिस होता है ये दो पार्ट्स में होता है, एक तो होता है लाइट रिएक्शन या फोटोकेमिकल फेज और दूसरा होता है डार्क रिएक्शन या जिसे हम कैल्विन साइकिल भी जानते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है, मेम्ब्रेन जैसे कि हमने बात की ट्रैप करेगा लाइट एनर्जी और सिंथेसिस करेगा ATP एंड NADPH। और स्ट्रोमा जो होगा वो शुगर सिंथेसिस करेगा जो कि आगे चल के स्टार्च फॉर्म कर लेगा। अब यहाँ पे जो रिएक्शंस होते हैं जैसे लाइट रिएक्शन है वो डायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन लाइट है और इसके अंदर जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो होते हैं ATP एंड NADPH और यही जो होते हैं ये आगे चल के डार्क रिएक्शन के काम में आते हैं। लेकिन डार्क रिएक्शन का मतलब ये नहीं है कि जो भी रिएक्शन हो रहा है वो डार्क में हो रहा है, ऐसा नहीं है। लाइट रिएक्शन के जो भी केमिकल्स होंगे वो डार्क रिएक्शन में काम आते हैं। अब यहाँ पे हम देखें तो मेन पॉइंट्स क्या क्या होंगे, एक तो लाइट का एब्जॉर्प्शन होगा, फिर वाटर स्प्लिटिंग होगा और जो ये रिएक्शन होगा इसमें ऑक्सीजन के रिलीज होगा और हमें चाहिए ATP और NADPH। ये चार चीजें, चार पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है फॉर द लाइट रिएक्शन। तो चलिए स्टार्ट करें लाइट रिएक्शन को। हाँ, बहुत सारे जो प्रोटीन पिगमेंट्स होते हैं वो भी इन्वॉल्व होते हैं इन सब में, यानी हमें ATP और NADPH बनाना है ना उसके लिए, और ये सब मिलके बनाते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स
within photosystem 1 and photosystem 2। यानी फोटोसिस्टम 1 और 2 के अंदर आपको मिलेंगे LHC लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स और PS1, इसको PS1 और PS2 भी कहते हैं, फोटोसिस्टम 1 और 2 को। और ये कभी भी 1 और 2 के हिसाब से ये ऐसे नहीं है, ये डिस्कवरी के हिसाब से कि पहले कौन डिस्कवर हुआ उसको फर्स्ट नंबर, जो बाद में डिस्कवर हुआ उसको सेकंड नंबर दिया गया है। अब LHC जो होता है इसमें बहुत सारे पिगमेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि जुड़े होते हैं विद प्रोटीन्स। और जो फोटोसिस्टम होता है हर, यानी PS की हम बात कर रहे हैं, PS यानी फोटोसिस्टम, उसके जो पिगमेंट्स होते हैं वो वैसे तो सब सेम होते हैं एक्सेप्ट फॉर वन, और वो होता है क्लोरोफिल A। अब ये मिलके बनाते हैं LHC के जो सारे पिगमेंट्स हैं, वो बनाते हैं एंटीना। और अब यहाँ पे क्या होता है कि इनके अंदर पिगमेंट्स में एफिशिएंसी होती है कि ज्यादा से ज्यादा लाइट एब्जॉर्ब करें, लेकिन इनका भी एक चक्कर होता है कि एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट ही ये लोग एब्जॉर्ब करते हैं। एक सिंगल क्लोरोफिल A मॉलिक्यूल जो होता है वो बनाता है रिएक्शन सेंटर। जैसे PS1 में जो रिएक्शन सेंटर है क्लोरोफिल A का, उसकी एब्जॉर्प्शन पीक आती है 700 नैनोमीटर पर, और इसलिए हम इसको P700 भी कहते हैं। ये बहुत ध्यान रखने की बात है क्योंकि ऐसे भी पूछ लेते हैं। और PS सेकेंड जो होता है उसका एब्जॉर्प्शन जो है क्लोरोफिल A का वो आता है 680 नैनोमीटर पर, ये वेवलेंथ्स हैं, तो उसको हम बोलते हैं P680। यानी PS1 को आप बोलोगे P700 और PS सेकेंड में P680। तो अब हम शुरू करते हैं, हमारा प्रोसीजर कैसे शुरू होता है वो देखते हैं। आपको बताना चाहूंगी कि जैसे लीव्स का कलर होता है तो कोई सिंगल पिगमेंट से नहीं आता, बल्कि 4 पिगमेंट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं इसके लिए, क्लोरोफिल A, क्लोरोफिल B, ज़ैंथोफिल और कैरोटीनॉइड्स। क्लोरोफिल A जो होता है वो ब्राइट और ब्लू ग्रीन होता है, और क्लोरोफिल B येलो ग्रीन, ज़ैंथोफिल येलो और कैरोटीनॉइड्स येलो टू येलो ऑरेंज। पर जो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है ना सनलाइट का, वो होता है क्लोरोफिल A से। तो बाकी की क्या जरूरत है भाई? तो बाकी की ये जरूरत है कि वो भी थोड़ी बहुत जो होते हैं और वेवलेंथ जो होते हैं लाइट की, वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं और फिर वो उसको क्लोरोफिल A को ही दे देते हैं। अब इससे क्या होता है कि लाइट का काफी सारा पार्ट वो लोग यानी प्लांट्स यूटिलाइज कर लेते हैं, काफी सारी वेवलेंथ यूटिलाइज कर लेते हैं। और इसके अलावा क्या होता है, to protect the chlorophyll A from photo-oxidation। अब ये photo-oxidation क्या होता है? Photo-oxidation का मतलब होता है कि लाइट की वजह से रिएक्टिव ऑक्सीजन पैदा होती है, और ये रिएक्टिव ऑक्सीजन जैसा कि नाम ही बता रहा है, ये किसी के साथ भी रिएक्ट कर देती है, और जब ये किसी के साथ भी रिएक्ट कर लेती है तो DNA, RNA और प्रोटीन की डीनेचुरेशन कर देगी या उन्हें खत्म कर देगी, और इससे सेल डेथ भी हो सकती है। क्या होता है फोटो ऑक्सीडेशन में, जब हाई इंटेंसिटी लाइट होती है वो हिट करती है प्लांट को, तो एक्साइटेशन ऑफ एनर्जी होती है, दैट लीड्स टू ऑक्सीडेशन, और इससे हो जाता है एक्यूमुलेशन ऑफ रिएक्टिव ऑक्सीजन, जो कि मैंने बताया कि वो हार्मफुल है क्योंकि वो सेल को मारना शुरू कर देती है। तो सीधी सी बात है, सेल खत्म तो टिश्यू खत्म, टिश्यू खत्म तो प्लांट खत्म। तो इसलिए इनका होना यानी एसेसरी पिगमेंट्स कहलाते हैं, ये क्लोरोफिल A के अलावा जो होते हैं इनका होना भी बहुत जरूरी है। तो चलिए स्टेप्स अगर आप बुक से पढ़ेंगे तो पहली बार में तो सब कुछ ऊपर से चला जाएगा, और शायद मैंने आप लोगों ने अगर मेरा वीडियो देखा हो तो मैं हमेशा यही कहती हूँ कि कोई भी हार्ड चीज होती है तो उसका भी एक माइंड मैप बनाइए, वो बहुत इजी हो जाता है समझना। यहाँ पे भी हमने वही किया है। फोटोसिस्टम सेकेंड, यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं भाई? वो इसलिए हो रहे हैं कि सन की रेस पड़ रही है, लाइट पड़ रही है। अब अपन ने पहले पढ़ा था कि जो फोटोसिस्टम सेकेंड है वहां पे कौन सा क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल A, वो एब्जॉर्ब कर लेगा 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट, तो वो एब्जॉर्ब करते इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएंगे। अब एक्साइट तो हो गए, अब क्या करें? तो वो वहां से निकल के भाग रहे होते हैं, और उन्हें वहां से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो होता है वो पकड़ लेता है कि कहाँ जा रहे हो तुम, और वो सीधे उनको भेज देता है ETC के पास, यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के पास। अब ETC उनका वैसे तो कुछ नहीं करता, और वो सीधे उन्हें भेजता है PS1 के पास।
PS1 यानी फोटो सिस्टम 1 के पास। अब PS1 में भी इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाते हैं और उनको भी एक्सेप्टर पकड़ लेता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। और वो क्या करता है, वो ETC के पास नहीं ले जाता PS1 के इलेक्ट्रॉन्स को, वो उन्हें कहां ले जाता है, NADP प्लस के पास। और जहां पे NADP प्लस रिड्यूस हो जाएगा NADPH प्लस H प्लस के अंदर। और इसके अलावा ये जो होल स्कीम है ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो PS सेकेंड से शुरू हुई, फिर अपहिल हुई एक्सेप्टर के पास, इसमें अपहिल और डाउनहिल मूवमेंट भी होते हैं। वो कैसे होते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। इसमें देखिए, यहां से इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा है यानी अपहिल है, और उसके बाद फिर यहां से इस तरफ डाउनहिल शुरू होता है। यानी अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन्स की, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के पास जा रहे हैं, और उसके बाद डाउन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से कहा जाएंगे PS1 के पास। फिर PS1 से एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, और फिर उसके बाद ट्रांसफर टू अनदर एक्सेप्टर होगा, जैसे कि हमने डायग्राम में देखा। और फिर दोबारा डाउनहिल हो रहा है NADP प्लस के पास, जिसको इन्होंने रिड्यूस कर दिया NADPH और H प्लस के पास। तो अपहिल डाउनहिल जो चल रहा है, इसको हम बोलते हैं Z स्कीम, क्योंकि ये कुछ कुछ Z शेप का दिखता है। तो ये था आपका चैप्टर। लेकिन अभी हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट नहीं किया है, सिर्फ एक छोटा सा टॉपिक लिया है जो कि आधा है, और अगली बार हम इसको पूरा जरूर कर देंगे। अगर हाँ आपके पास कोई बच्चा हो जो 6th क्लास में पढ़ता हो तो जरूर बताइएगा उसे। साइंस फॉर 6th क्लास हम सीरीज लेके आ रहे हैं 6th क्लास के बच्चों के लिए। सो विद दैट हम एंड करते हैं अपना वीडियो। मिलता आया हो तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। दिस इज सुरभि साइनिंग ऑफ।